दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और स्टूडियो में मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, बांग्लादेश हिंसा को लेकर पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। हमारा ये वीडियो भी उसी पर केंद्रित है, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से कई सनसनीखेज खुलासे आपके सामने लाना चाहते हैं कि आखिर ये सब वहाँ हुआ क्यों, ये स्थिति ऐसी निर्मित क्यों हुई। साथ ही हमारे देश के राजनीतिक दल की इसमें क्या भूमिका है, इनको क्या क्या एक्शन लेना चाहिए था, आज़ादी के बाद से अभी तक कांग्रेस ने इस मसले पर क्या किया। तीसरा ये है कि भारत जो तेज़ी से इकोनॉमी तरक्की कर रहा है उसमें अब ये कितना बैरियर बन पाएगा या कुछ इसमें कुछ बाधाएं आएंगी। और इसके अलावा दो तीन चीज़ और मैं बता दूं, फिर सीधे आचार्य जी के पास जाएंगे कि ये जो हुआ है बांग्लादेश में, कहा यह भी जा रहा है कि ये अमेरिका ने पाकिस्तान से के साथ मिलकर 1971 का बदला लिया है। ये केवल बातें हैं। चाइना की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अमेरिका के कई समाजशास्त्री ये कह रहे हैं कि हिंदू आबादी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। तो हमारा कंसर्न इस बात पर भी है कि अब बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या होगा, भारत का स्टैंड उनको लेकर क्या है। और ये बात भी है, क्या मोदी जी कुछ थोड़ा सा सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं क्या वहाँ के हिंदुओं को निकालने के लिए। तो इन तमाम पहलुओं पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। सीधे चलेंगे डॉक्टर आचार्य राजेश जी के पास। आचार्य जी, सीधा सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि पूरे परिदृश्य को आप कैसे देखते हैं ज्योतिष की दृष्टि से। देखो, इस परिदृश्य को ज्योतिष की दृष्टि से यदि हम देखें तो ये तृतीय विश्व युद्ध अब शुरू हो चुका है और इसकी आंच अब भारत के ऊपर भी आना शुरू हुई है, क्योंकि अभी तो यूरोप और अरब अमीरात और उत्तर पूर्व के क्षेत्र, रशिया, यूक्रेन, ये सब आपस में अब टकराए हुए हैं। तीन ताकतें हैं, अमेरिका है, रूस है, चीन है, और ये ताकतें अपना अपना दबदबा अब बनाने की ओर हैं। वो कारण है कि तीनों अब भुखमरी की कगार पर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और जब जब शांति होती है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा चलता है, तब कोई व्यक्ति किसी भी मामले को लेकर फालतू उलझता नहीं है, उसको एंजॉय करना पसंद करता है। लेकिन जैसे ही आर्थिक रूप से टूटता है, जैसे ही और धरातल इनके खिसकने शुरू होते हैं, तब फिर व्यक्ति लूटपाट मचाना शुरू करता है। तो अब जो समय चल रहा है ये चीन, अमेरिका और रूस की लूटपाट का एक हिस्सा है। और इस हिस्से के तहत जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और यह जो जिस तरीके के आतंकी संगठन हैं, इनको पहले तो पालकर ये लोग रखते हैं, इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए तो उसका ये उपयोग करते हैं। और फिर जब स्थिति बिगड़ना शुरू होती है तो जनता मुखर होकर विरोध करना शुरू करती है। तो सबसे पहले आतंकी संगठनों का सफाया होता है और सफाया होने के बाद फिर शांति की स्थापना होती है, जो सदियों से चला आ रहा है। और भगवान कृष्ण ने भी कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं अवतार लेता हूँ। तो अवतार लेना मतलब भगवान खुद आए जरूरी नहीं है, मनुष्य के अंदर वे ऐसी चेतना प्रकट कर देते हैं जिसके अंदर किस प्रकार की शांति की बातें शुरू होती हैं और शांति की स्थापना हो जाती है। लेकिन शांति शांति से नहीं आती है, अशांति के बाद शांति की उत्पत्ति होती है। जैसे कोयले से हीरा निकलता है, वैसे अशांति के बाद शांति होती है। तो अभी जो परिस्थिति चल रही है ये पूर्ण अशांत है और ये और भी बढ़ेगी। और विशेषकर जो शांति प्रिय, संवेदनशील जो एक धर्म है और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना रखता है, उस धर्म के ऊपर एक बहुत गहरी चोट पहुंचाई जाएगी। जैसे आपने कौरव पांडवों को देखा होगा कि कौरवों ने पांडवों पर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, 1 इंच ज़मीन देने को तैयार नहीं हुए। लेकिन जहाँ सत्य साथ में हो, प्रभु सत्ता फिर वहीं होती है और अल्टीमेट विजय श्री उसी को प्राप्त होती है जिसके साथ प्रभु की सत्ता होती है। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो अब हिंदुओं की, पांडवों की तरह बनी हुई है। और जब पांडवों की तरह स्थिति बनी हुई है तो निश्चित रूप से आप निखर कर सामने आएंगे तो विजय श्री की भी आपको ही प्राप्ति होगी। लेकिन एक ये धर्म युद्ध वापस शुरू हुआ है जो अब स्टार्टिंग के मोड़ पर है और इसका विध्वंस बड़ा खतरनाक होगा। आचार्य जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म पर अटैक है। एक बात तो ये, दूसरी बात आपने ये कही कि प्रभु सत्ता ऐसे लोगों के साथ होती है जो सबके कल्याण की कामना करते हैं। तो उसमें निसंदेह कि हिंदू धर्म का एक है कि
जी और जीने दो। लेकिन ये जो इस्लामी है ये भी तो यही कर रहे हैं कि हम भी उसके फरमान से काम कर रहे हैं। नहीं, उसके फरमान से काम तो कौरवों ने भी किया था जी। वो अपनी एक सत्ता बनाना चाहते थे, आतंक फैलाना चाहते थे और बड़े बड़े योद्धा उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई चीज़, रावण भी अपनी एक सत्ता बनाना चाहता था। दो तरीके के महामानव होते हैं। ये जो संस्कृतियाँ हैं, 3 संस्कृति यदि हम देखते हैं अभी जो पैदा हो गई हैं, एक ईसाई है, एक इस्लाम है और एक सनातन संस्कृति है। ये 3 अभी की चल रही है, लेकिन मूल रूप से 2 संस्कृति हैं। एक सनातन संस्कृति है और दूसरी यहूदी संस्कृति है। सनातन संस्कृति से ये सिख बने हैं, बहुत सारे ईसाई बने हैं, जैन बने हैं, बौद्ध बने हैं, ये सब निकले हैं सनातन से। और यहूदियों से ईसाई निकले हैं, कुछ मुस्लिम बने हैं। तो इस तरीके से यहूदी संस्कृति का मूल था। तो 2 संस्कृति तो मुख्य रहती हैं और 2 ही आखिरी में रहेंगी। पूरा युद्ध होगा, इसके बाद यहूदी बचेंगे और सनातन संस्कृति के लोग बचेंगे। तो तीसरी जो इस्लामिक एक जो जिहाद वाली जो बोलते हैं कि हम उसके कहने से काम कर रहे हैं और हम पूरी जगह इस्लाम फैला देंगे और बाकी के सारे काफिरों को हम नष्ट कर देंगे। रावण ने भी यही कहा था कि मुझे पूछो भगवान की क्या वैल्यू है। वहाँ भगवान ने गोवर्धन उठाया, तब इंद्र का भी यही कहना था, मुझे पूछो। भगवान ने वो संदेश दिया गोवर्धन उठाकर। कौरवों ने भी यही कहा, दुर्योधन ने कहा मुझे पूछो, मेरे पिता अंधा है तो अंधे को भी पूछो। और उस तरीके से उसने लोगों को अपने प्रति समर्पित करके भीष्म पितामह जैसे लोगों को रखा भी। तो ये तो हर संप्रदाय जिस तरीके के ऊटपटांग बने हुए हैं, इन सब का कहना ये है कि जहाँ बचेंगे हम लोग ही बचेंगे और डंडे की दम पर हम तलवार की दम पर सलवार पहना देंगे। तो ये एक उनका सिद्धांत है। तो उनका सिद्धांत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप चलते रहने दें। ईसाइयों का सिद्धांत है फूट डालो, राज्य करो और जैसे ही मौका मिले वहाँ अपने काम को कर डालो। तो वो उनकी एक चूहे की तरह घुसने की उनकी आदत है, तो वो चूहे की तरह घुस रहे हैं। और ये जो बांग्लादेश का हिसाब किताब है, ये चूहे की तरह बिल में घुसकर ही किया गया एक बार है, जो अच्छे योद्धाओं का वार नहीं है। जैसे लाक्षागृह में चूहे के रूप में इनको पांडवों को बंद किया था और आग लगा दी थी, वही स्थिति अब ये लाक्षागृह ही है एक तरीके से। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे लाक्षागृह हैं जी। और इसके थ्रू ये सारा काम फैलाना चाहते हैं। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि के आकलन से इन सबकी जो प्लानिंग है वो सब धरी की धरी रहेंगी, लेकिन विध्वंस तो बहुत कर डालेंगी। ये स्थिति इसमें बनती है। तो इस्लामिक के लोगों के जो टेरर की जो इनकी बात आप कर रहे हो, तो एक एक टेरर करके तो मारा जा रहा है। सद्दाम हुसैन जैसा मर गया, ओसामा बिन लादेन जैसा मर गया, तो ये सब उसी मौत को मरे हैं। तो ये बाकी भी उसी मौत को मारे जाएंगे। अभी थोड़ा सा समय का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी मिश्रित घड़ी में जी रहे हैं और मिश्रित घड़ी ऐसी ही होती है। कहने का अर्थ आचार्य जी ये भी है कि जिस तरीके से इस्लामिक आतंकवादी ठिकाने लगा जा रहे हैं, इस्लाम को लेकर लोगों के मन में अब ये बात क्लियर कट स्पष्ट हो गई है कि ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं और इनसे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये जहाँ जिस देश में शरण लेते हैं उसी देश पर ये फिर बिल्कुल कब्जा जमाते हैं और अटैक करते हैं। तो ये चूंकि इस्लाम की ताकत कमज़ोर हो रही है दुनिया में, तो उसको ताकत को पुनः बढ़ाने के लिए या ये संदेश देने के लिए कि हम अभी कमज़ोर नहीं हो, ऐसी हरकतें करते हैं जो बांग्लादेश में किया। बुझने से पहले भपकता है, और जब इनको लग रहा है कि हम अब इनमें इतनी दम तो रही नहीं कि दूसरी दुनिया में जाके तहलका मचा पाएँ। और जो अपराधी मानसिकता का व्यक्ति होगा वो अपराध घर में भी करेगा। कई ऐसे बलात्कारी होते हैं जिन्हें घर में शरण दे दो तो वो घर के बहू बेटियों के साथ ही वो लक्षण करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो चीज़ें उनके मन से जाती नहीं है। तो कोई नहीं मिलेगा, घर में ही उत्पाद मचाएंगे। तो सेम यही स्थिति यहाँ भी है। अब आपने देखा पहले भारत में बड़ी इनको शरण दी जाती थी कश्मीर में इनको बढ़िया पाला पोसा जाता था। एक सरकार थी जो उनके वहाँ के जितने कश्मीर आतंकवादियों को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला कर उनको बिरयानी और मटन खिलाती थी जी। तब क्या था, ये बड़ी शांति के साथ पाकिस्तान में रहते थे। लेकिन जैसे ही नई सरकार आई और उसने जो ठुकाई पिटाई और जैसे तैसे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और ये पाकिस्तान में रहे, तो वहाँ उत्पाद शुरू कर दिए हमने। यदि हम जम्मू कश्मीर और नरेंद्र मोदी सरकार 2014 के पहले की बात करें पाकिस्तान में, तो वहाँ इतने ज़्यादा दंगे फसाद बम सटाके नहीं फूटते थे। लेकिन चूंकि आतंकवादियों को वहीं रोक दिया, तो उनकी मानसिकता और उनके कर्म और समय तो वही है ना। ग्रह तो वही कराएंगे 20 तारीख को इसके हाथ से बम फोड़ना है, चाहे पाकिस्तान में फोड़े चाहे इंडिया में फोड़े। इंडिया में नहीं घुसने दिया तो उन्होंने पाकिस्तान में फोड़ दिया।
तो इन आतंकियों को उन आतंकियों के स्थान पर ही यदि रोक के आपने रख दिया तो ये एक दूसरे को लड़ मर कर आपस में ख़त्म हो जाएंगे, और ये हो भी रहा है। अभी जो घटना घटी है बांग्लादेश की, ये घटना सामान्य घटना नहीं है। एक चुनी हुई सरकार को आप गिरा दो, जैसे आज भारत में देखो, चुनी हुई सरकार एक आई है, उसको अधिक पद मिले हैं, दूसरा वो 99 के फेर में पड़ा हुआ है, वो बोल रहा है कि मेरे को सरकार बनाने का जनता ने मौका दे दिया। ये एक उल्टी मानसिकता खड़ी हो गई, सरकार को नहीं चलने देना, चिल्ला चोट करते रहना। आज स्थिति ये है कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, उनके मुंह से एक नहीं निकला, तो जबकि गाजा के लिए लगे हुए थे, गाजा का समर्थन करने के लिए, फिलिस्तीन को बचाने के लिए। एक ने फिलिस्तीन का नारा वहाँ संसद में लगाया, असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया जी। तो ये जो मानसिकताएं हैं, जिहादी मानसिकताएं होती हैं, ये जिस कहते हैं ना, गाँव में कहावत है, पाप मगर चढ़ के बोलता है। तो ये पाप है इनके, मगर चढ़ के बोल रहे हैं। तो चाहे जिहादी मानसिकता कि हमारी संसद में बैठे हों, तो इनकी भी मानसिकताएं बहुत क्लियर होती जा रही हैं, क्योंकि अभी हम मिश्रण के समय में चल रहे हैं। कुदरतन जो प्रकृति है, प्रकृति इन चीज़ों को बाहर निकालती है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। ज्योतिष इसीलिए तो इन चीज़ों का आकलन कर पाता है। आज की जो परिस्थिति है, ज्योतिष के आईने से यदि इस परिस्थिति को आप कैलकुलेट करेंगे तो आप सत्य के धरातल पे आके बहुत अच्छे से रीडिंग कर पाएंगे कि आपका होने वाला क्या है। तो अभी जो समय है, कोई पापी अपने पाप को नहीं छिपा पाएगा 2014 से 2032 तक, और जिसका भी पाप ओपन होगा वो नष्ट ही होगा। वो चाहे पाप किसी भी तरीके का हो, चाहे आपके अंदर छद्म पाप हो, वो ही बाहर आएगा। जैसा अमेरिका, अब अमेरिका की जो दुर्गति होगी वो अमेरिका वाले कभी सोच नहीं पाएंगे उनकी अगले 5 साल में कैसी दुर्गति होने वाली है, क्योंकि उन्होंने बहुत छद्म रूप से दुनिया को लड़ाने की कोशिश की, दुनिया को ताकतवर बनने से रोका है, दुनिया के धर्मों की पावर उनको भी इन्होंने रोका है। जॉर्ज सोरोस बहुत बुरी मौत मरने वाले आने वाले समय में, क्योंकि इनका बहुत अच्छा भविष्य अब नहीं दिखाई देता। चाहे बीमारी से जाएँ, चाहे कैसी भी स्थिति में जाएँ, नहीं तो इन्हें मारेगा कौन? नहीं, कुदरत इलाज करेगी। मारने के लिए तो सब आता है। जैसे अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम समझता है। एक समय था जब भारत किसी भी देश के सामने बोलता था हमारे कश्मीर का मुद्दा है, आतंकवादी हमारे आ रहे हैं। ब्रिटेन बोलता था, फ्रांस बोलता था आपके यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, अमेरिका बोलता था आप तो ठुकने पिटने वाले ही देश रहे हो। ये सब करते थे। जब ओसामा बिन लादेन ने खुद ट्विन टावर के ऊपर जब खुद उठा के अटैक किया, तब इनके भेजे खुले कि अरे ये तो क्या क्या हो रहा है। तो भरा गया बहुत बुरी तरीके से। और जो ज़्यादा बड़ी रईसी में पड़ता है और उसमें 2 सपाटे दे दो तो वो मरने जैसी स्थिति में जाता है। तो आज अमेरिका जैसे बोलते हैं, जब शेर जब धुंधकी देता है तो हिरन चौकड़ी भूल जाता है, दौड़ना भूल जाता है। तो सेम वही स्थिति अमेरिका की अब हो गई है कि पूरी दुनिया ने जब उसको ठोंकना शुरू किया, अब रह गया बुरी तरीके से। इजराइल के साथ मिलकर कर रहा है, वही हमास के आतंकवादियों ने उसी के कई जहाज निपटा दिए, सब कुछ निपटा दिए। अब ये जो स्थिति है, ये स्थिति ज्योतिष के आईने में बहुत अच्छी आती है। तो इन जिहादियों का निपटना तय है, जिनके अंदर पाप भरे हुए थे उनका तय है। और बहुत सारे देश तो बड़े गरीब देश हैं जिन्हें गरीब बनाया गया है स्पेशली, और वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर लूटा गया है। किस्मत ये कि भारत का एक अडानी आगे बढ़ा, जोहान्सबर्ग को लगा कि वो 5वें नंबर पर पहुँच गया था दुनिया में अडानी। तत्काल उनकी ताकत समझ में आई। जोहान्सबर्ग ने एक झूठी खबर फैलाई, खबर फैलाने के बाद उसके डॉलर नीचे आया, शेयर मार्केट वो 25-20 स्थिति में आ गया। लेकिन ये कहाँ तक आप उस व्यक्ति को गिराओगे? आज अडानी को गिराने वाला दुनिया में कोई नहीं, वो नंबर 1 बन के रहेगा, ये चाहे कितनी दम मार लें। तो ऐसी शक्तियाँ जन्म ले लेती हैं जो अपने काम को करती हैं। शक्तियों के सामने भी इस प्रकार की परिस्थिति आती हैं जिनमें उन्हें सामना करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में उन्हें विजयश्री की प्राप्ति जरूर होती है। तो जो जिहादी हैं ये जिहाद की मौत ही मरेंगे, इनमें कोई संदेह वहाँ पर नहीं है। आचार्य जी, मतलब इसका अर्थ ये भी माना जाए कि जैसे आपने जॉर्ज सोरोस की आप जो बात कर रहे हैं, अडानी का आपने जिक्र किया, तो ये जो विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है भारत में, लोकतंत्र खतरे में है, अडानी अंबानी को सब कुछ दे दिया गया है, किसान असंतुष्ट हैं, ये सारे मुद्दे भी क्या अमेरिका तय कर रहा है? और चुनी हुई सरकारों को, लोकतांत्रिक तरीके से आई सरकारों को अस्थिर करने का ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हाँ, ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। आपके जब आपको भी खबर आ रही कि करोड़पति में वृद्धि हुई है, अरबपतियों में वृद्धि हुई है, लखपतियों में वृद्धि हुई, इसका मतलब देश तरक्की कर रहा है। और ये इस तरीके से बोल रहे हैं कि ये सरकार पैसे वालों की सरकार है, उद्योगपतियों को बढ़ा रही, करोड़पतियों को बढ़ा रही, लखपतियों को बढ़ा रही। अरे जो छोटा था, कुछ नहीं था, वही तो लखपति बना, जो लखपति था वही तो करोड़पति बना। तो लगातार हमारा प्रोग्रेस बन रही। लेकिन हर चीज़ के जब 2 तर्क होते हैं, तो उस तर्क में विपक्ष ये तर्क देता है
कि ये जो सरकार है उद्योगपतियों की सरकार है और उनको ये आगे बढ़ा रही है। उद्योगपति कोई आज से बने नहीं है। और आज भी मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, हमारा ज्योतिष शास्त्र बोलता है, पूरी दुनिया की संपत्ति हर व्यक्ति में बराबर बांट दो तो भी जो व्यक्ति फर्टाइल है वो व्यक्ति वापस उद्योगपति बन के बड़ा हो जाएगा, और जो गिरा हुआ है वो वापस गिर जाएगा। चाहे वो शराब के नशे में अपने आप को बेच डाले, क्योंकि होता ही यही है, जब किसी को गिरना होता है तो इस प्रकार की लतें उसमें लग जाती हैं, जुए, सट्टे, शेयर और करके, और आदमी अपने आप को नष्ट कर देता है। और जिसको बढ़ना होता है, आज आप उद्योगपति के संपर्क में आओ, दिन दिन भर कितना काम करते हैं, कितने लोगों को रोजगार देते हैं, उनके प्रतिदिन के पुण्य इतने होते हैं कि ये भिखारी वर्ग जिनकी बात करते हैं ये तो पुण्य कभी करते ही नहीं है। एक चीज़ लेकिन आचार्य जी ये ज़रूर है, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि जैसे मान लो इस तरीके की जो एंटी नेशन जो बातें चल रही हैं, चाहे उद्योगपतियों को लेकर राहुल गांधी सवाल उठाते हों, किसानों की आड़ में सरकार पर हमले करते हों, खालिस्तान की आड़ में सड़कों पर हमले करते हैं, तो ये पता है कि ये नेशन के विरुद्ध, लेकिन फिर भी क्यों इनके पीछे लोग खड़े हो जाते हैं, क्यों इनकी ताकत बढ़ रही है, या ऐसा इनको क्यों लग रहा है कि हम ये जो चुनी हुई सरकार इसको भी गिरा देंगे और ये अत्याचारी सरकार है, इसको क्यों जबरन में ये बताने की कोशिश करते हैं कि साहब तानाशाही कायम है भारत में। ये ऐसा होता है जैसे किसी परिवार को आपको तोड़ना है तो उसमें एक लोभी व्यक्ति ढूंढ लिया जाता है कि हमने तेरे को हम गुलाब जामुन देंगे, आ जा, तो वो गुलाब जामुन के चक्कर में आ जाता है। जैसे अंग्रेजों ने कई राजाओं को ऐसे नष्ट किया, राजा के दो भाई, एक राजा दूसरे भाई को बोल दिया हम तेरे को राजा बनवा देंगे, तू पूरी जानकारी दे रहा है तेरा भाई कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। वो कई लोग ऐसे होते तो भाई राकेट खेलने गए, 4 लोग उनके साथ में, वहाँ पर जाएगा, अंग्रेज गए, उनको वहाँ राजा को मारा, फिर इनको पकड़ लिया और इनको भी निपटा दिया उन्होंने। अंग्रेजों ने सबसे बड़ा काम ये किया कि उनको मारा, तो तू तेरे भाई का सगा नहीं हो तो हमारा क्या सगा होगा, तो उन्होंने उसको भी निपटाया। कई मुगलों ने कई संबंध कराए और अपने आप को लड़कियों ले ली, और राजाओं को, कई राजा ऐसे हैं जिनके की संबंध मुगलों ने अपनी उनकी लड़कियों से, राजाओं की लड़कियों से किए, और राजा को साला बना लिया और साले के घर में घुस गए और साले की वहाँ बैठ के हत्या करा दी। ऐसे बहुत से राज्य बांग्लादेश में भी करीब करीब यही हुआ। 1971 में जिस मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आज़ादी के लिए प्रयास किए भारत के सहयोग से और एक इंडिपेंडेंट देश बनाया, अब इन जिहादियों ने उसी की मूर्ति तोड़ दी, उसी की बेटी शेख हसीना को देश छोड़ने पर विवश कर दिया। मतलब इनका कोई ईमान धर्म नहीं। ईमानदार तो ये लोग जो विपक्ष में बैठे हैं ना, इनका कोई ईमान धर्म नहीं। आज किसी भी एक विपक्षी की आवाज़ ये नहीं आई कि ढाका में मारे जा रहे हिंदुओं के पक्ष में कोई खड़ा हो, जबकि सारे के सारे मिलकर फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हुए हैं, आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हुए हैं, जिहादियों के पूरे पक्ष में खड़े हुए हैं, और नाम ये देते हैं कि हम दलित वर्ग मिलेंगे और यादव मिल जाएंगे और मुसलमान मिल जाएंगे तो हम देश पे शासन कर लेंगे। अरे दलित वर्ग और यादव ये वहाँ भी हैं, बांग्लादेश में मरे पड़े, पाकिस्तान में भी थे, सिख थे। अभी जो हिंदू मर रहे हैं उसमें ज्यादातर दलित यही लोग मर रहे हैं, सारे सारे मर रहे हैं। जो सवर्ण था या जो जिसमें शक्ति थी वो तो इंडिया वापस आ गया, जिनमें दम नहीं थी वहीं रह गए, और जब वहीं रह गए तो मारे जा रहे हैं। वहाँ तो भाईचारा दिख नहीं रहा है इनको, पाकिस्तान में पूरे मारे गए। और जिस सिख अपने आप को दम भर रहे हैं कि हम अलग खालिस्तान बना लेंगे, यही सिख अफगानिस्तान में ठुके थे जबकि इनके गुरु ग्रंथ साहब को सिर पर रख के मोदी के दम पर ही वापस लाए गए। जैसे चाहे वह पाकिस्तान इनका उपयोग कर रहा है, और आज ये बोल रहे हैं हम खालिस्तान बनाएंगे। तो क्या होगा, एक तो अमेरिका ने सबसे बड़ा यूके में जो खालिस्तान का जो जिहाद खड़ा किया है, ये भारत के विपक्ष को उसने खरीदा, क्योंकि नोटबंदी के बाद भारत के विपक्ष की बहुत बुरी कमर टूटी है, पाकिस्तान की बहुत बुरी कमर टूटी, क्योंकि नोटबंदी नकली नोटों से पूरी सरकार चलाते थे, इकोनॉमिक रूप से बड़े हुए थे, तो वो एक इतना बड़ा वो था कि इनके रखे हुए नोट कागज बन गए। अब वापस कमाए कैसे, तो कमाने में यही है कि दूसरे के लिए पैसे मंगवाओ, इकट्ठे करो, और इतनी सारी खुद के खिलाफ जांचें चल रही हैं। तो वो जो सारी नेगेटिव स्थिति हैं, उस स्थिति से ये लोग घबराए हुए हैं, और ऐसा करके ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। हालांकि देश की तो गद्दारी ये लोग वैसे भी हैं, क्लियर यदि देखा जाए तो बात जाति की बात करने लग जाते हैं, और जाति इनकी पूछो तो बोलते हैं जाति तुमने कैसे पूछ ली। अब किसी घर घर जाएंगे जाति पूछेंगे समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा एजेंडा था कि भारत की जातियों की गणनाएं करवाओ और फिर जातियों में आपस में लड़वाओ। जैसा भी दलित प्लस यादव मिला दिए और मुसलमान मिला दिए, अब ऐसे ही और दूसरी जातियों को मिलाने के चक्कर में थे। तो ये जो विपक्ष है, ये विपक्ष का चाल चलन रवैया हर लोकसभा में देखने को मिलता है। सत्र चल रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहा है, इतनी गंभीर बातें बोल रहा है, वहाँ लड़ाइयों की तरह हु करके चिल्ला रहे हो। तो ये क्या आपका विपक्ष का तरीका है? कल जिस तरीके से बातचीत हुई उस तरीके से आखिर में संसद सत्र समाप्त करना पड़ा।
तो ये अच्छे विपक्ष के लक्षण नहीं है। नहीं तो इसका अर्थ ये है आचार्य जी कि देश पे खतरा और ज़्यादा मंडरा रहा है, क्योंकि ये जो विपक्षी दल है, देश में जो एकता का संदेश जाना चाहिए, तो ये तो और देश तोड़ने की बात करते हैं या तो, उन तत्वों के साथ खेल रहे हैं हाँ, जो देश पे अटैक करने की इच्छा रखते हैं, देश को तोड़ने की इच्छा रखते हैं। आप ये देखो ना, एक चुनी हुई सरकार बांग्लादेश में थी, आप चुनी हुई सरकार को कैसे हटा सकते हो जिसको जनता ने खुद चुना हो? अल्टीमेट एक विद्यार्थियों को खड़ा किया गया, उनके थ्रू एक कैंपेन चलाया जिसका बड़ा अच्छा नाम था, विद्यार्थी लोग अपने उसके लिए कैंपेन कर रहे हैं, यह एक अपना उन्होंने हड़ताल करनी शुरू की, उसमें जिहादी कूद गए, अब आप कंट्रोल नहीं कर पाए। जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, वहाँ के सलाहकार सुरक्षा इन सबसे बात कर रही है, सब मतलब एक दूसरे से मिले हुए थे, वो सारे के सारे लेके निपटा गए। आज बांग्लादेश की दुर्गति कर दी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से कई गुना आगे थी, बिल्कुल, जो अब गर्त में जाने वाला है। अब बांग्लादेश 2 साल के अंदर भीख मांगने की कंडीशन में आने वाला है, पाकिस्तान की स्थिति, पाकिस्तान की तरह। तो अब चुनी हुई सरकार को गिरा देना, तो ये एक प्रयोग था विशेष रूप से अमेरिका का और चाइना का मिला जुला एक प्रयोग था, जिसमें कि बांग्लादेश की सरकार को अस्थिर किया। पहले उन्होंने पाकिस्तान को किया, पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में कर लिया, फिर बांग्लादेश को किया, अब अगला नंबर भारत का आने वाला है। ये विपक्ष के थ्रू इसी तरीके से आने वाले समय, मैंने तो वीडियो डाले हैं कि संसद सत्र अब कैसे चलेंगे, आने वाले समय में ये धक्का मुक्की, डंडे चलाना, प्रधानमंत्री के ऊपर भी हमला करना, ये सब स्थिति में निर्मित होगी आने वाले समय में। और ये जो स्थिति बनेगी, फिर एक विद्रोह खड़ा होगा देश में, जो ये कहीं अभी तो नीट के स्टूडेंट को लेके इन्होंने एक कैंपेन चलाने की कोशिश की, लेकिन वो स्टूडेंट इनके साथ नहीं आए, तो वो चीज़ दब गई। ऐसे किसान आंदोलन के थ्रू आतंकवादियों को अंदर कर दिया था शाहीन बाग के उसमें, फिर वहाँ इस तरह के उपद्रव हुए। तो ऐसे उपद्रव में खड़े करेंगे, पर भारत में चूंकि एक संवेदना है, संवेदनशीलता लोगों के अंदर है, तो उतना रूप ये नहीं धारण कर पाएंगे। लेकिन फिर भी विपक्ष का जो अंदर का जो चेहरा था वो सामने आ चुका है, और ये आने वाले समय में और रूप से सामने आएगा। हालांकि हमारी सेना इनकी तरह बदतमीज नहीं है, दूसरे लोगों की तरह कि उनको समझ में ही ना आए और वो सेना खुद अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के उस पर आ जाएं, तो यहाँ ऐसा नहीं है, ना यहाँ ऐसी पुलिस में या इस तरह की फोर्स उनमें है। तो यहाँ राष्ट्र हित सर्वोपरि है इन सब के लिए। तो ऐसी नहीं, इसी राष्ट्र हित पर तो चोट पहुंचाने की हरकतें ये लोग कर रहे हैं। हाँ, इनको ये अच्छी तरह समझ में आ गया है कि अब हिंदुओं को तोड़े बिना सत्ता पे काबिज होना असंभव है। ये सब मिलके भी 100, 200, 150 के, अकेली कांग्रेस पिछले 15 सालों में 100 के पार नहीं जा पाई, और ये सब मिलके भी उतने नहीं आ पाए जितने अकेली भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो इनको ये समझ में आ गया है कि अब हम अकेले के दम पर सत्ता में नहीं आ सकते, इसलिए हिंदुओं को तोड़ा जाए। ये देखो, ये ग्रही हो गए, ये ऐसा नहीं है कि ऐसी हरकत कर रहे हैं, ये कुदरत इनको ओपन कर रही है कि आप दो, भारत में और दुनिया में एक बहुत बड़ा अंतर है। आज बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश की शेख हसीना ये समझ नहीं पाई कि मेरे खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह खड़ा हो जाएगा और मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। भारत में भगवान साथ में, इसलिए जो भी पाप आप करते हो पहले उजागर हो जाता है। किसान आंदोलन को लेके आए, किसान आंदोलन चलता रहा, एक अच्छी स्थिति तक आए, लेकिन जैसे उसमें आतंकवादी एंटर हुए, तत्काल दिल्ली का गदर हुआ, भारतीय सेना सतर्क होगी कि आने वाले समय में ये फिर खालिस्तानी कूदेंगे और फिर ये हरकत करेंगे। तो उसकी तैयारी वहाँ पर पूरी कर ली गई। उसी का परिणाम था कि इन्होंने जो नीट के विद्यार्थियों को भड़काने का प्रयास किया, वो एक भी नहीं भड़क पाया। तो भारत में सब जो घटनाएं घटती हैं, आज पड़ोस के देश की घटना घटी, भारत इससे सबक लेगा। हिंदुओं को यहाँ सबक लेने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ के हिंदुओं में जो सेकुलरिज्म का चोला एक घुसा पड़ा है, ये सत्यानाश करेगा। और देश में ये सेकुलरिज्म टाइप के लोग जो होते हैं ना, जो आतंकवादियों के दोस्त बना लेते हैं और उनके साथ रहते हैं, ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है। और वो स्थिति यहाँ पर भी दिखाई दी। और ये जो परिस्थितियाँ जितनी भी चल रही हैं, उन सब परिस्थितियों में भारत सजग रहेगा और भारतीय सेनाएं भी सजग रहेंगी। क्यों? क्योंकि कारण है कि भारत की जो जन्म कुंडली है, इस जन्म कुंडली में विश्व विजय बनने के योग हैं। और अभी यदि मैं देखूं 2015 से 2025 तक तो चंद्रमा चल रहा है। सो अगर ये चंद्रमा तीसरे स्थान पर अपने आप पराक्रम को बढ़ाता है, अपने आप शत्रुओं को नष्ट कराता है। आप देखो, जो जो व्यक्ति मोदी से टकराने की कोशिश करता है वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है। भारत के एक व्यक्ति, तो भारत में मोदी जैसा एक महानायक प्रकृति ने भारत को दे दिया, जो एक ईमानदार है, निष्ठावान है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, खुद के लिए वो कुछ करता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता यहाँ आई। यूपी में गदर था तो वहाँ एक बाबा जी दे दिया। पर आचार्य जी, यदि मान लो इनका इतना है तो फिर ये सीटें कम क्यों हो रही मोदी की? 303 से ये 240 पे आ गई।
ये स्थितियाँ होती हैं, कई बार अहंकार भी खड़ा हो जाता है। जैसे अर्जुन को एक बार घमंड आया था, उन्होंने कहा था कि सब मैं जब रथ चलाता हूँ वो उसका कर्ण का रथ इतनी दूर रह जाता है और मेरा रथ तो इतना कम सरक पाता है, आप उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं। तो ये एक अहंकार है। तब भगवान कृष्ण ने उसको जो संदेश दिया था। तो ऐसे ही इन लोगों में जब अहंकार बढ़ा कि हम 400 पार कर जाएंगे, सारी स्थितियाँ जाएंगी, और बहुत सारी चीज़ों की इसमें अनदेखी शुरू हुई थी। जैसे अभी जो हुआ बजट में आया, सामान्य वर्ग वैसे ही परेशान है, उसके ऊपर अब तुमने टैक्स वो लगाने शुरू कर दिए। अभी जैसे तैसे वो बीमा भरता है हेल्थ के लिए, उस हेल्थ पे भी 16% इनको दो। तो ये कौन सा तरीका। मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जो 3-3 मंजिल मकान बनाए हैं, 6,000 रुपये देता है, घूस देता है, और अपना गरीबी रेखा कार्ड बनाता है, और वो अपना एक आयुष्मान कार्ड लेके 5 लाख रुपए के वो लेके घूम रहा है, क्योंकि उसके पास कुछ बताने को नहीं है। सामान्य वर्ग के पास बताने को एक पक्की छत है, सारे काम हैं, तो उन्हें ये चीज़ मिल नहीं रही। वो बच्चा कुचा जैसे तैसे वो पॉलिसी करा रहा है, तो उस पर भी 16% टैक्स ले रहा है। थोड़ा सा पैसा उसके लिए बचा के रखता है, इमरजेंसी में 1,50,000 रुपये की जरूरत पड़ती है, बैंक में पटक दो तो उस ब्याज पे भी उन्हें टैक्स लगा दिया। माने सामान्य वर्ग पे आप टैक्स लगा रहे हैं। तो कारण क्या हुआ कि सामान्य वर्ग समझदार है, वो विपक्ष के साथ नहीं गया, लेकिन उसने वोट भी नहीं डाला, तो इन पक्ष के साथ भी नहीं गया, इसलिए इनका 3% वोट घटा और इन्हें पड़ गया। और अब ये जो बजट आया है इसमें 3% वोट फिर सरकने वाला है इनका, तो आगे इनकी स्थिति और बिगड़ने वाली है। इनके सीट कम होने के तो बहुत से कारण रहे। एक तो कारण सामान्य वर्ग के ऊपर जिस तरह से अनावश्यक जो टैक्स लादने का काम करते हैं। कोरोना आया, कोरोना के बाद कई इंडस्ट्रीज ऐसे थे बेचारे 2-2 साल तक जिन्होंने तनख्वाहें लोगों को बांट दी, स्थिति उनकी ठीक नहीं हो पाई। लेकिन जैसे ही कोरोना समाप्त हुआ, बैंकों ने उन पर अड़ी डालना शुरू कर दी, आप अपने किस्तें जमा करो, किस्तें जमा करो। बैंक का एक सबसे बड़ा दुर्गुण ये है कि आज यदि आप मकान खरीद लो और वो मकान की 1 आध किस्त 2 किस्त चूके, तो बैंक वाला तत्काल समझ जाता है मकान बिकेगा। तो वो बैंक के जो मैनेजर हैं वही लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं मकान बिकने वाला है, और आप पे ऐसा प्रेशर बनाना शुरू करते हैं कि आप उस प्रेशर में पैसे भी इकट्ठे नहीं कर पाते और मकान बेचना पड़ता है। और दलाल ऑलरेडी उन्हें खरीदे हुए हैं। सारे बैंक मैनेजरों की स्थिति यहाँ पर ये बनी हुई है। तो वो एक स्थिति से सामान्य वर्ग जूझा। टैक्स आपने लाद दिए, नए टैक्स में फिर अभी इन्होंने वापस सामान्य वर्ग पर टैक्स लादा। तो अभी जैसे बीमा टैक्स है हेल्थ का, ये इतनी ज़रूरी आवश्यकता है कि बल्कि सरकार को इन चीज़ों को फ्री करना चाहिए। वो जो बेचारा सामान्य वर्ग का आदमी कुछ पैसे बचाने के लिए हेल्थ का इंश्योरेंस ले रहा है, उसमें भी उनको 20% दो। ये कौन सा तरीका हुआ। वो तो ये तो फिर ये तो ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हाँ, तो ये जब ये सत्ता में पावर में नहीं आएंगे तो फिर देश के लिए नुकसानदायक बात है। आप जो बात कर रहे हैं कि साहब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, या विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, 3 नंबर की इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, जब सत्ता सीटें नहीं आएंगी तो कहाँ बनेंगी। हाँ, यही जो घटना थी ना, इसी को घटाने के लिए कुदरत ने इनमें लात मारी है कि तुम फुटपाथ पे आओ पहले, और तमीज़ से आने के बाद देखना शुरू करो, तब जनता की बात तुम्हें समझ में आएगी। अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने पहले दिन इनको गरियाया है, बहुत सही तरीके से गरियाया है उसने, बिल्कुल गजनी स्टाइल में धमाधम करके जो दिया है ना, वहाँ इनको बिल्कुल सही दिया। ये इसी औकात के लायक थे, जनता तो इनसे बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने उसको वहाँ दिखा दी। अब इनको ये समझ में आ गई कि हम कहाँ जा रहे हैं। नहीं तो अब ये सुधरेगा नहीं सुधरेगा, वो अकल आएगी, वो धीरे धीरे आ जाती है। कुदरत तो ये मैंने बताया ना कि कुदरत अकल देती है। आप ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हो गए, मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो कुदरत आपको पटक देगी और फिर आप वहाँ लेके आ जाओगे। तो जो स्थिति अभी बन रही है, उस स्थिति में आने वाले समय में तो भारत का भविष्य बड़ा उज्जवल है, और जिस तरीके से ये बढ़ रहे हैं उस तरीके में भी स्थिति बहुत कुछ भारत के फेवर में आएगी, और ये देश एक अच्छी स्थिति में आएगा। क्योंकि गृहयोग तो देखो वो क्लियर है। अब अपनी बात ये एक रखें कि हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं जी, लेकिन यदि हम इसको ज्योतिष दृष्टि से देखें, जब भारत को स्वतंत्र किया, स्वतंत्र करने से पहले एक टुकड़ा हुआ, पाकिस्तान बना। भारत बाद में बना, पाकिस्तान पहले बना है जी। हाँ, तो अब लोग बोलते हैं ना बड़े भाई, हमें जो गर्राहट रहती है भारतीयों में, हम बड़े भाई हैं। बड़ा भाई वो है, एक दिन पहले पैदा हुआ है पाकिस्तान, 12 घंटे पहले, तुम हुए बाद में। लेकिन हमारे साथ वो शक्तियाँ रहीं कि हम एक होते रहे, और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ गिरने के बाद भी वापस हम खड़े हो गए। ये वो शक्ति, जो चेतना थी हमारे यहाँ की, जो धर्म है, जो हमारी पूजा पद्धति है, रहन सहन है, सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं, सर्वधर्म संभाव की हम बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। इसलिए कुदरत ने हमें यहाँ पहुँचा दिया। फिर 1971 में क्या हुआ, पाकिस्तान का विभाजन हुआ। फिर वहाँ पर एक शुक्र आया, जब शुक्र आया तो पाकिस्तान का विभाजन हो गया, फिर बांग्लादेश बन गया।
अब फिर ये शुक्र आया तो फिर बांग्लादेश में स्थिति नेगेटिव होगी। अभी जो नई वापस सरकार बनी है, शुक्र किस में है, मतलब शुक्र के दशा? इनकी जो ग्रह योग होते हैं उसमें है। अच्छा, जैसे इसकी भारत की जब कुंडली चली, भारत का जो विभाजन हुआ बुध का जब शुक्र चल रहा था उस समय में 1971 का ये युद्ध हुआ है। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है और उसमें 4 दिसंबर 71 तक चला है। तो बुध में जब शुक्र चला तो पाकिस्तान को उसने तोड़कर बांग्लादेश बना दिया। और जब 1971 की स्थिति देखें तो वहाँ पर 17 मई 71 से 17 जुलाई 74 तक ये पाकिस्तान के शनि में शुक्र चल रहा था, तो ये यहाँ से बांग्लादेश इनकी उसमें बना। अभी जो स्थिति देखते हैं, बांग्लादेश की स्थिति देखते हैं तो यहाँ भी सूर्य की महादशा है। सूर्य में अभी जो उठापटक हुई है ये राहु में सूर्य की उठापटक है। अच्छा, सूर्य और राहु की उठापटक है। यहाँ शुक्र कमज़ोर है और शुक्र यहाँ का एक कारक भी बनेगा टूटने का। और आने वाले समय में अब गुरु आएगा अक्टूबर 24 से लेकर अगस्त 25 तक। गुरु के बाद शनि आएगा जुलाई 2026 तक। शनि के बाद बुध आएगा। तो इसके जो बांग्लादेश की जो कुंडली है उस कुंडली में 4 मारक हैं, गुरु शनि बुध और केतु और शुक्र। तो मतलब इसका बांग्लादेश का विभाजन होगा और बांग्लादेश की स्थिति बहुत बुरी होगी। और विभाजन नहीं होगा तो वो आपस में ही वहाँ ऐसे 3-4 ग्रुप बन जाएंगे जो एक दूसरे को खत्म करना शुरू कर देंगे और बांग्लादेश में अराजकता का माहौल बना रहेगा। अच्छा, नहीं, लेकिन वो अराजकता का माहौल भारत पर कितना असर डालेगा? भारत पे असर तो सबसे बड़ा असर तो ये डालेगा कि एक तो हिंदुओं को वहाँ से ख़त्म किया जाएगा, जितने बचे कुछ हिंदू हैं। मेरी तो सरकार से बस यही एक निवेदन है कि जैसे शांति आए तो धीरे धीरे करके वहाँ से हिंदुओं को वापस बुलाना शुरू करो। नहीं, पर हिंदुओं को बुलाने के लिए तो भारत की सरकार सीएए लेके आ रही थी, तो इसी का तो विरोध कांग्रेसी और वामपंथी कर रहे हैं। ये चाहते हैं। अब जैसे कल तो एक वो टीवी पे देख रहा था, वो इसका ममता बनर्जी की पार्टी का वो बोल रहा नहीं वहाँ तो मुसलमान भी परेशान है तो उनको ही बुला लो, जो परेशान है उन दोनों को बुला लो। मतलब फिर क्या मतलब रहेगा तुम्हारे, जब तुम्हारा देश अलग बन गया, तुम्हारे सारे काम अलग हुए, कैसे बुलाया जाए? तो वह यही बात करते हैं। तो यही बात तो हिंदुओं को समझ में नहीं आती ना। हम हिंदू के आज सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है, पड़ोसी हिंदू मर रहा है उनको कोई दिक्कत नहीं। कश्मीर में मारे गए सारी जाति के लोग, लेकिन कैंपेन क्या चलाया गया, कश्मीर से पंडित भगाए जा रहे हैं। वो हिंदू को समझ में नहीं आएगा, पंडित नहीं, वहाँ एक भी जाति का आदमी नहीं बचा। तो ये जो आपके अंदर एक वो है नेगेटिव कि हमारा पड़ोसी मर जाए हम बैठे रहें, तो ये जो मानसिकता है ये मानसिकता बेकार है। और इसी मानसिकता के कारण जो लोग ये मानसिकता के वो कभी उभर भी नहीं पाए जी। आज हिंदुओं में जितने भी इंटेलेक्चुअल ब्रेन है वो लगभग संभाव वाले लोग रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति वाले रहे हैं। लेकिन जिनमें ये मानसिकता है कि हमारा पड़ोसी मारा जाए तो वो वही नहीं पढ़ा रहा है। तो ये स्थिति नहीं, भारत में तो बांग्लादेश जैसे आंदोलन कर चुके हैं, यहाँ प्रयोग हो चुका है। शाहीन बाग उसी का हिस्सा था। अभी जो नीट का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो उसी का हिस्सा है। किसान आंदोलन ऐसा ही आंदोलन था जो सरकार को डिमोलाइज करने का आंदोलन था। आप देखिए कि किसान आंदोलन की आड़ में लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहरा दिया। तो ये सब उसी मूवमेंट के हिस्से हैं, इसमें सतर्क रहने की। लेकिन उसी मूवमेंट में यदि ये मोदी सरकार 2-4-10 को गोली से मरवा देती या उस अटैक में कर देती तो वापस 400 सीट इनकी आ जाती। ये जिस तरह से इन्होंने गोधरा कांड को कंट्रोल किया था, भारत की जनता को उम्मीद ये थी कि गोधरा कांड वाले कंट्रोल करने से ये इन जिहादियों को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन ये जिस तरीके से एकदम अपने आप को वर्ल्ड के ग्लोबल लीडर बनाने के चक्कर में आए, जैसे वो महात्मा गांधी में भूत भरा था उस समय कि मैं ग्लोबल लीडर बन रहा हूँ। माने महात्मा गांधी का चरित्र यदि देखोगे आप, स्वतंत्रता के पहले का अलग है और स्वतंत्रता के बाद का एक अलग है। पाकिस्तान को बनवा दिया, हड़ताल के लिए उनके लिए बैठ गया, उनको पैसे दिलवा दिए। यहाँ हिंदुओं का कत्लेआम हुआ पाकिस्तान में, भारत ने मारना शुरू किया तो ये वहाँ पहुँच गए कलकत्ता में, उधर वहाँ जाके मुसलमानों के साथ धरने पे बैठना शुरू हुआ। तो ये जो ग्लोबल लीडर का जो नशा रहता है ना, ये व्यक्ति को नुकसान पहुँचाता है। आपकी सुरक्षा को आप सही तरह से अटैक करेंगे क्योंकि जनता सुरक्षा चाहती है, जनता मजबूत शासन चाहती है। यदि आप में मजबूती नहीं है तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी। और आपने ये जो 4-5 पॉइंट्स बड़े कमज़ोर रहे पाकिस्तान के साथ, आज क्यों हटा दिया गया उसको, मनमोहन सिंह की सरकार को? 20 सैनिकों के आप सिर काट ले गए और पाकिस्तान और सैनिकों को सिर काटने के बाद जब आपसे ओबामा की किताब में उल्लेख है उसका, उसने पूछा था इनसे कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, तो मनमोहन सिंह बड़े यहाँ करके बोल रहा है कि वो चुनाव नज़दीक था, वोट बैंक का खतरा था। मतलब सैनिकों के सिर कट गए, काट के ले गए, इतनी बड़ी बेइज्जती देश की कर दी और आप उस चक्कर में बैठे हो। इसलिए जनता ने उनको मुंह तो जवाब दिया कि तुम सुरक्षा नहीं कर सकते। बराक ओबामा की तो एक किताब प्रॉमिस लैंड में, शायद यही नाम है उसका, उसमें तो उन्होंने जिक्र किया था कि यदि मनमोहन सरकार यदि तीसरी बार आ गई तो हिंदुस्तान को इस्लामिक राज्य बनाने की दिशा में तेजी से काम होगा।
हाँ तो ये बराक ओबामा ने उस समय कहा था। हाँ, तो आज भी यदि आज भी विपक्ष की सरकार आ जाती तो इन 5 साल के अंदर, उसने तो राहुल ने तो बोल ही दिया था, एक तो मैं आपको दूंगा 10-10 हज़ार रुपये, 1-1 लाख महिलाओं को। 1-1 लाख महिलाओं को। इकोनॉमिक रूप से आप वहाँ धराशायी हो गए, खटाखट आप वहाँ टूटे। दूसरा उसने बोला था हर घर में मैं पुलिस भेज के पैसे की गणना कराऊंगा, वो सब में पैसे बराबर बांट दूंगा। तो भारत को आप सत्यानाश कर दिए, खेल आपका खत्म। वो 2 साल में के अंदर ही खेल खत्म करते हैं। जितने सब भिखमंगे हैं, कोई टोटे चोर जुड़ा हुआ, कोई जुड़ा हुआ। पर ऐसे में इनका खुद का भी तो कुछ सोच रहता है, ये कहाँ जाएंगे बच नहीं, के? ये अहंकार रहता है, इन्हें लगता है कि हम विदेश भक्के में सुरक्षित हो जाएंगे, पर इन्हें पता नहीं है कि कुदरत किस तरीके से दंड देती है। हाँ, अभी भी आप देखोगे इनके 56 देश इस्लामिक कंट्री है, लेकिन शेख हसीना को किसी इस्लामिक कंट्री ने शरण नहीं दी, और यहाँ आके बने हुए हैं। तो हालांकि ये तो कूटनीति का हिस्सा है, जिसको कुछ दिन के बाद समझ में आएगा कि बहुत बड़ा एक स्टेप मोदी ने उठाया है। तो वो उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे कि गोपनीय चीज़ों को भी ज्योतिष में ज़्यादा ओपन करना ठीक नहीं माना जाता है। लेकिन तात्पर्य कहने का ये कि अभी जो घटनाएं घट रही हैं, एक तो कुदरत इन घटनाओं को घटा रही है, पहला। दूसरा, भारत विश्व विजय की ओर कर रहा है और वो करके रहेगा। तीसरा, जितनी भी नेगेटिव स्थिति हैं, नेगेटिव स्थिति है, यदि चोर नहीं होगा तो पुलिस किसी काम की नहीं होगी। तो चोर जब आएगा तो पुलिस उतनी सक्रिय होगी। तो सेम स्थिति, जब चोरी आएंगी हमारी पुलिस सक्रिय होगी, जो सो रहे हैं सब जागना शुरू करेंगे। और हिंदुत्व वैसे भी डरपोक और दब्बू और वैसे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब एक समय था जब हमारा शौर्य बहुत डेवलप था, लेकिन अशोक के आने के बाद, अशोक ने जो अपना धर्म फैलाया, उससे हमारे शौर्य को बहुत धक्का लगा, ठंडा पड़ गया, सारी स्थिति नेगेटिव। यदि आदि शंकराचार्य नहीं आते तो हम कभी के गुलाम हो गए होते। जी। जितने बुद्धिस्ट अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम बताते हैं, इतने बड़े पराक्रमी, ये पूरा बुद्धिस्ट चीन के अंडर में आ गया, पूरा बुद्धिस्ट अफगानिस्तान था वो मुसलमान बन गया, पूरा बुद्धिस्ट पाकिस्तान में मुसलमान बन गए। तो इनकी दम तो इतनी थी, तो वही बुद्ध बनते तो हम भी आज कन्वर्ट होकर मुसलमान बन रहे होते। तो इसलिए भारत की जो चेतना है वो समय समय पर जन्म लेती हैं और यहाँ की तरक्की कराती हैं, और वही इसमें प्रकृति प्रदत्त सत्य भी है। तो आचार्य जी, एक महत्वपूर्ण बात ये ज़रूर है, पूरी चर्चा का एक आपने बहुत अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ समापन किया कि भले ही अपने चारों दिशाओं में हिंसा और आतंक का वातावरण बन रहा देश के चारों ओर, लेकिन फिर भी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्राकृतिक की जो प्रभु की जो सत्ता है, जो चेतना जागृत का जो परिवेश देश में है, और पॉजिटिव चीज़ें ही देश में होंगी, देश तरक्की करेगा। जैसे कि आप बता रहे हैं कि इन सब झंझावातों के बाद भी भारत के स्टार इन सब से अच्छे और देश में जो है दुनिया को नेतृत्व देगा। तो आचार्य जी, इस पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उन तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया जो पूरी दुनिया से हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।